Good morning, dear students. Let's start another topic of chapter 2. Today's topic is behavioral approach. Open your book, page number 39, and listen carefully. Behavioral approach. This approach does not give importance to the internal dynamics of behavior. The behaviorists believe in data which they feel are definable, observable, and measurable. Thus, they focus on learning of stimulus response connections and their reinforcement. According to them, personality can be best understood as the response of an individual to the environment. They see the development simply as a change in response characteristic. A person learns new behavior in response to new environment and stimuli. So means जो बिहेवियर अप्रोच है, जो बिहेवियरिस्ट हैं, मीन्स बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका मेन फोकस है कि जो भी ये डाटा कलेक्ट करते हैं पर्सनालिटी को असेस करने के लिए, इनका मानना है कि कोई भी पर्सन जो सीख रहा है, जो उसका सीखने पे फोकस है, लर्निंग पे फोकस है, तो वही लर्निंग से हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो किस स्टिमुलस के लिए क्या रिस्पॉन्स देता है या क्या कनेक्शन है स्टिमुलस रिस्पॉन्ड के एंड देयर रीइंफोर्समेंट, कितना वो रीइंफोर्स्ड है उनके लिए। उन्होंने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल किस एनवायरनमेंट में कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसी से ही हम उसके बिहेवियर को असेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा पर्सन लर्न्स न्यू बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू न्यू एनवायरनमेंट एंड स्टिमुली। कोई भी पर्सन जब कोई भी बिहेवियर सीख रहा है, नए एनवायरनमेंट और न्यू स्टिमुली से ही सीखता है। मोस्ट बिहेवियरिस्ट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ द रिस्पॉन्स। मोस्ट बिहेवियरिस्ट का ये मानना था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है वो उसके रिस्पॉन्सेज ही हैं, जो वो किस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्ड करता है। ईच रिस्पॉन्स इज़ अ बिहेवियर विच इज़ एमिटेड टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड। कोई भी बिहेवियर है वो हर नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। एज यू नो, ऑल ऑफ अस ईट बिकॉज ऑफ हंगर, बट वी आर ऑल्सो वेरी चूजी अबाउट फूड्स। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन do not like eating many of the vegetables like spinach, pumpkin, gourd, है ना, but gradually they learn to eat them. Why do they do so? According to the behavioral approach, children may innately learn to eat such vegetables in anticipation of appreciation, है ना, means from their parents. Later on they may eventually learn to eat vegetables not only because their parents are pleased with this behavior, but also because they acquire the taste of these vegetables and find them good. Thus, the core tendency that organize behavior is the reduction of biological or social needs that energize behavior. This is accomplished through response that are reinforced. कहते कोई भी बच्चा है, कोई भी जैसे हम बचपन से ही देखते हैं कि बच्चे खाते तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट कई वेजिटेबल्स नहीं खाते, चूज़ी होते हैं। पम्पकिन नहीं खाते, स्पेनिश नहीं खाते, गॉड नहीं खाते, है ना, बिटर गॉड्स, यहाँ पे हम करेले की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सम टाइम क्या होता है कि बिहेवियरल अप्रोच क्या कहती है कि कई बार ऐसा नहीं होता कि बच्चा उसको खाना सीखता ही नहीं है, या पेरेंट्स को इनेटली उसके पेरेंट्स खाते हैं, उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिला वो खाता है तो ठीक है उसका टेस्ट डेवलप है। या फिर ये होता है कि वो पहले तो खाता था अब लेटर ऑन छोड़ गया है, क्यों? क्योंकि उसको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। या पहले नहीं खाता था अब खाना सीख गया है क्योंकि उसने उसका टेस्ट देखा, उसका टेस्ट उसका डेवलप हो गया और वो ये चीज़ें सीख गया। thus the core tendency that organize behavior is the reduction of biological or social needs that energize behavior. From your class +1 you may recall that there are several different learning principles that involves the use of stimuli response and reinforcement in different ways. The theories of classical conditioning like Pavlov ने दी थी, है ना, डॉग पे किया था। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थी जो कि स्किनर ने रैट पे करी थी। ऑब्जर्वेशनल थी, बेंडूरा ने करी थी। एज वेल नोन टू यू, दीज थ्योरीज व्यू लर्निंग एंड
maintain of behavior from different angles. The principle of those theories have been widely used in developing personality factors. For example, observational learning theory consider through process extremely important in learning, but these find almost no place in classical or instrumental conditioning theories. Observational learning theory also emphasizes social learning based on observation and imitation of others and self regulation, which again is missed out in other theories. कहते हैं कि जैसे कि आपने +1 में लर्निंग चैप्टर में अलग अलग थ्योरीज पढ़ी थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा फोकस थी कि किस एस्पेक्ट में, किस सिचुएशन में इंसान किस तरीके से कैसे कैसे सीखता है. तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सबसे ज़्यादा रोल प्ले देखा गया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इमिटेट करके सीख रहा है, दूसरों को ऑब्ज़र्व करके सीख रहा है, एज वेल एज सोशल लर्निंग है उसकी, है ना. तो ये थी हमारी बिहेवियरल अप्रोच, जो सारा फोकस उनका था कि कोई भी पर्सन अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने सिचुएशन से सीखता है, और उस सिचुएशन को सीखने के बाद वो किस तरीके से किस एनवायरनमेंट में कैसे रिस्पोंड करता है. नेक्स्ट इज कल्चरल अप्रोच. कल्चरल अप्रोच basically attempts to understand personality in relation to the features of ecological and cultural environment. It purposes that a group's economic maintenance system plays a vital role in the origin of cultural and behavioral variations. The climatic conditions, the nature of terrain of the habitat, and the availability of food मीन्स यहाँ का आ गया कल्चरल अप्रोच. कहते हैं जो कल्चरल अप्रोच है वो मेनली फोकस्ड करती है कि हम कैसी इकोलॉजिकल कंडीशंस में रह रहे हैं, हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर हमारी इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम कैसा है, हमारा हम किस एरिया में रह रहे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ क्या गया, टेकन टुगेदर दीज एलिमेंट्स कंसिस्ट अ चाइल्ड्स ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट. कहते कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसका सोशल स्ट्रक्चर, उसका क्लाइमेट, ओवरऑल जो एक बच्चे की अपब्रिंगिंग है, ये सब डिपेंड करती है उसके लर्निंग एनवायरनमेंट पे. पीपल स्किल, अवेलेबिलिटीज़, बिहेवियरल स्टाइल्स एंड वैल्यूज़ प्रायोरिटीज़ आर व्यूड एज स्ट्रांगली लिंक्ड टू these features like rituals, ceremonies, religious parties, arts, recreational activities, games and plays are the means through which people's personality gets projected in a culture. People develop various personality qualities in an attempt to adapt to the ecological and cultural features of a group's life. Thus, the cultural approach considers personality as an adaptation of individuals or group to the demand of their ecology and culture. कहते कोई भी बच्चे की अपब्रिंगिंग है वो सारी डिपेंड करती है उसकी इकोलॉजी और उसके कल्चर पे, कि किस तरीके के उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस हैं, किस तरीके की गेम्स एक्टिविटीज़ हैं. तो सब कुछ ये डिपेंड करता है किसी की भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए. अब लाइक जैसे कि नीचे के स्टैंजा में ये दिया हुआ है कि जैसे हम देखते हैं कई लोग हिली एरियाज़ पे रहते हैं, कई लोग हंटिंग गैदरिंग कर एक अच्छे हंटिंग करके अपनी लाइफ को चला रहे हैं, है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ही उनकी कम है. लाइक जो हम देखते हैं कि टेरिबल एरियाज़ हैं, झारखंड हो गया, वहाँ के लोगों की, वहाँ के बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है. या फिर कई ऐसे लोग हैं फॉरेस्ट में रहते हैं, वहाँ पे हंटिंग करते हैं और अपने खाने का इंतज़ाम करते हैं. तो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में कौन सा पर्सन्स रह रहे हैं. या हम हिली एरिया पे देखें कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको कितना ज़्यादा टाइम लगता है ना. तो ये कहते हैं कि ये सारी जो कंडीशंस है ना, तो ये सारी कंडीशंस रोल प्ले करती हैं ह्यूमन की पर्सनालिटी की अपब्रिंगिंग में. सो इन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में अगर हम देखें, चिल्ड्रन आर सोशलाइज्ड टू बी ओबीडियंट टू एल्डर, nutrient to youngers and responsible to their duties. Since these behavioral qualities make people more functional in agriculture societies, they become dominant features of people's personality in contrast to independence, autonomy and achievement, which are more functional in hunting gathering societies because of different economics, pursuits and
cultural demands. Children in hunting, gathering and agriculture societies develop and display different personality patterns. ओके ये क्या था हमारा कल्चरल अप्रोच थी हमारी, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच करी हमने. नेक्स्ट है हमारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो कि कार्ल रोगर्स और एब्राहम मास्लो ने मेनली दिया. इन्होंने कहा कि जो भी ह्यूमन की पर्सनालिटी है, ह्यूमन पर्सनालिटी पे फोकस करा. इन्होंने कहा, रोगर्स का कहना था कि इज़ दैट अ फुली फंक्शनिंग पर्सन. कोई भी पर्सन है वो फुली फंक्शनिंग पर्सन है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ रिइंफोर्स्ड होता है. जो उसके पोटेंशियल हैं, जो उसके टैलेंट हैं, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, उसकी पैदाइशी ही होता है, इनहेरेंट होता है. ठीक है. और रोजर्स ने इसके लिए 2 एजम्पशंस दी, बेसिक्स 2 एजम्पशंस. इन्होंने कहा कोई भी पर्सन का बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड होता है एंड वर्थ वाइल होता है. एंड द सेकेंड उसने कहा जो कि इनेटली जो पर्सन गुड है विल ऑलवेज चूज अडेप्टिव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर. कि जो बचपन से ही बच्चा बहुत अच्छे संस्कारों वाला है, गोल डायरेक्टेड है, तो वो ऑब्वियसली अडेप्टिव उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स हु आई एम, व्हाट आई एम, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा लाइफ का क्या मोटिव है, मुझे क्या अचीव करना है अपनी लाइफ से. सो रोगर्स थ्योरी ग्रू आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू पेशेंट्स in his clinic. He noted that self was an important element in the experiments of the clients. Thus, his theory is structured around the concept of self. The theory assumes that people are constantly engaged in the process of actualizing their true self. So, Roger's basic principle is that people have a tendency to maximize self-concept through self-actualization. अगर उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है तो वो मैक्सिमाइज करेगा अपने सेल्फ कंसेप्ट को. सो इन दिस प्रोसेस द सेल्फ ग्रोज, एक्सपेंड एंड बिकम्स मोर सोशल. एंड रोगर्स व्यूज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी उनका ये कहना है कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इट इन्वॉल्व्स लर्निंग टू इवेल्युएट वन सेल्फ एंड मास्टरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. He recognized the role of social influence in the development of self-concept. When social conditions are positive, the self-concept and self-esteem are high. ठीक है. उन्होंने का मानना था कि जब पर्सन की सोशल कंडीशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, सामाजिक जो जहाँ पे वो जा रहा है आ रहा है वहाँ उसको पूछा जाता है, उसकी सुनी जाती है, उसकी बातों को सराहा जाता है, उसके लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो ऑटोमेटिकली उसका सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम हाई होता है. इन कंट्रास्ट अदर हैंड व्हेन द कंडीशंस आर नेगेटिव, अगर कंडीशंस ही नेगेटिव हैं तो उसको कोई पूछता नहीं है, उसकी बात को समझा नहीं जाता है, तवज्जो नहीं दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंसेप्ट लो होगा. सो आर जनरली फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस so that they continue to grow and self-actualize. Thus, this situation warrants that an atmosphere of unconditional positive regard must be created in order to ensure enhancement of people's self-concept. The client-centered therapy कहते हैं कि जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में किसी भी पर्सन को समझने के लिए उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना बहुत ज़रूरी है. कि आप उसके सेल्फ कंसेप्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इजीली उसकी हर बात को समझिए या उसकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, उसको मोटिवेट करिए, उसको रिइंफोर्स्ड करिए, पॉजिटिव रिगार्ड रखिए उसके लिए. सो इसके लिए रोगर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी दी, जिसमें बेसिकली यही देखा जाता था कि क्लाइंट पे प्रॉपरली फोकस्ड होना चाहिए, उसकी हर बात को सुना जाना चाहिए. सो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द हायरार्की ऑफ नीड्स. बेटा ये चैप्टर 9 था आपका, जो कि हमारा सिलेबस में डिलीट हो चुका था, हमने नहीं पढ़ा. उसमें मास्लो ने नीड्स ऑफ हायरार्की दी थी. उसने कहा था कि ह्यूमन की ना 5 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं उसको लाइफ के लिए. अगर उसको ये 5 चीज़ों, एक पिरामिड दिया गया है 5 चीज़ों का, अगर ये वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर आउट कर लेता है तो वो उसको ईज़िली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है. तो उसमें फर्स्ट नीड थी जैसे उसकी बायोलॉजिकल नीड्स थी, है ना. बायोलॉजिकल नीड्स के बाद उसकी आई थी होम, शेल्टर, फूड,
थर्ड नीड थी उसकी लव बिलोंगिंगनेस, उसके बाद फोर्थ थी सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचते हुए अगर कहते किसी पर्सन को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है कि मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, किसी लिए आया हूँ, तो वो फुल ऑफ पोटेंशियल हो जाता है उसके अंदर। सो मास्लो का कहना था, मास्लो जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव व्यू रखते थे ह्यूमन पोटेंशियल के लिए। उन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान अगर खुश रहता है, लविंग है, जॉयफुल रहता है, अपने काम में मस्त रहता है, तो उसके बिहेवियर को बहुत अच्छी शेप मिलती है। ह्यूमन बींग आर कंसीडर फ्री टू शेप देयर लिव्स एंड टू सेल्फ एक्चुअलाइज। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिकम्स possible by analyzing the motivations that govern our life. We know that biological security and belongingness needs, called survival needs, are commonly found among animals and human beings also. Thus, an individual's role concerned with the satisfaction of these needs reduces him to the level of animals. The real journey of human life begins with pursuit of self-esteem and self-actualization needs. So, the humanistic approach emphasizes the significance of positive aspect of life. तो इसके लिए बेटा जो बॉक्स 2.3 है तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो पर्सन है कॉन्ग्रुएंस होते हैं, इनकॉन्ग्रुएंस होते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है। वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल कैसे होते हैं, पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल कैसे होते हैं। सो बेटा विद दिस आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आज हम इतना ही करेंगे। With this, thank you and have a nice day.